आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कूटनीति, युद्ध, धर्म, इतिहास और सत्ता सब कुछ एक दूसरे में उलझ चुके हैं। और इस जटिल वैश्विक तस्वीर के केंद्र में एक बार फिर यूक्रेन खड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने ऐसा बयान दिया है जिसने यूरोप से लेकर वॉशिंगटन तक राजनीतिक हलचल मचा दी है। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन अब नाटो की पूर्ण सदस्यता के अपने लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्य से पीछे हटने को तैयार है, लेकिन इसके बदले में वो कुछ बेहद ठोस और गैर प्रक्राम्य मांग कर रहे हैं। अपने देश के लिए मजबूत, लिखित और बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी। स्थानीय समय के अनुसार रविवार 14 दिसंबर को ज़ेलेंस्की जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। वहां उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ शांति वार्ता में हिस्सा लेने से पहले मीडिया से बात की। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स सहित कई वरिष्ठ यूरोपीय नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। कैमरे के सामने ज़ेलेंस्की का संदेश सीधा था, सख्त था और रणनीतिक था। उन्होंने कहा, यूक्रेन समझौता करने को तैयार है, लेकिन आत्मसमर्पण करने को नहीं। कीव के अनुसार ये प्रस्ताव यूक्रेन की ओर से एक बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि पिछले कई दशकों से नाटो सदस्यता को ही रूस के भविष्य के किसी भी हमले से बचने का सबसे मजबूत कवच माना जाता रहा है। नाटो का अनुच्छेद 5 यानी एक पर हमला सभी पर हमला यूक्रेन के लिए सुरक्षा की अंतिम गारंटी माना जाता रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की अब उस रास्ते से हटकर एक वैकल्पिक मॉडल पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को अमेरिका से द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी चाहिए, बिल्कुल नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी। इसके साथ ही यूरोपीय साझेदारों, कनाडा, जापान और अन्य मित्र देशों से भी लिखित सुरक्षा आश्वासन चाहिए। ज़ेलेंस्की के शब्दों में ये गारंटी भविष्य में किसी भी रूसी आक्रमण को रोकने का एकमात्र वास्तविक तरीका है। उन्होंने इसे एक समझौता बताया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि रणनीतिक यथार्थवाद है। इसी बीच बर्लिन में एक और अहम गतिविधि चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जारिद कुशनर भी रविवार को बर्लिन पहुंचे। दोनों यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप प्रशासन की शांति योजना पर यूरोपीय और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये साफ संकेत है कि अमेरिका अब इस युद्ध को अनंत काल तक चलने देने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस भी इसी सोच पर है? इसी तनावपूर्ण माहौल में यूरोप अपनी पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने में जुट गया है। जर्मनी ने एक बार फिर पोलैंड में सैनिक भेजने का फैसला किया है। मकसद है रूस और बेलारूस से सटी पोलैंड की सीमा को सुरक्षित करना। अमेरिकी मीडिया संस्थान पॉलिटिको और जर्मन मीडिया डॉयचे वेले के अनुसार ये तैनाती 2026 के अप्रैल से शुरू होगी और कम से कम 2027 के अंत तक चलेगी। इन जर्मन सैनिकों की भूमिका सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगी। वे ईस्ट शील्ड मिशन के तहत खाइयों की खुदाई करेंगे, कंटीले तार लगाएंगे, सैन्य ठिकाने बनाएंगे और टैंक रोधी अवरोध खड़े करेंगे। ईस्ट शील्ड कोई मामूली परियोजना नहीं है। ये पोलैंड द्वारा घोषित $2.7 अरब का रक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य पूर्वी सीमा को अभेद्य बनाना है। इतिहास के जानकारों के लिए ये सब कुछ बेहद बेचैन करने वाला है, क्योंकि यही पोलैंड था जहां 1 सितंबर 1939 की सुबह नाजी जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने सैनिक भेजे थे। वही हमला जिसने यूरोप को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। हिटलर ने तब जमीन, समुद्र और आसमान तीनों मोर्चों से हमला किया था। इस रणनीति को बाद में ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की गति से युद्ध कहा गया। लगभग 15 लाख जर्मन सैनिक, हजारों टैंक और 2000 से ज्यादा युद्धक विमान। कुछ ही हफ्तों में पोलैंड पराजित हो गया और पूरी दुनिया युद्ध में फंस गई। आज इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन उसकी गूंज जरूर सुनाई देती है। अब रुख करते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर, जहां शांति, सुरक्षा और सख्त हथियार कानूनों के बावजूद खून बहा। रविवार 14 दिसंबर की शाम सिडनी के बोंडाई बीच पर एक भयानक हमला हुआ। यह हमला ऑस्ट्रेलिया में पिछले लगभग 30 वर्षों का सबसे घातक गोलीकांड बताया जा रहा है। यह हमला उस वक्त हुआ जब चानुका बाय द सी नाम का एक यहूदी धार्मिक उत्सव चल रहा था। हनुक्का पर्व के पहले दिन की खुशियां गोलियों की आवाज में बदल गईं। हमलावरों की पहचान हो चुकी है। पुलिस के अनुसार हमलावर थे 50 वर्षीय साजिद अकरम और उनका 24 वर्षीय बेटा नाविद अकरम। दोनों पाकिस्तान के लाहौर मूल के थे। साजिद लगभग 27 साल पहले 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे और 2001 में स्थायी निवासी बने। उनका बेटा नाविद ऑस्ट्रेलिया में जन्मा था और नागरिक था। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 साल की बच्ची से लेकर 87 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे।
साजिद अकरम पुलिस की गोली में मौके पर मारा गया, जबकि नाविद गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने बताया कि साजिद वैध रूप से 6 हथियारों का मालिक था और एक गन क्लब का सदस्य भी था। यही तथ्य ऑस्ट्रेलिया को अंदर तक झकझोर रहा है। इस हमले पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे ठंडे दिमाग से की गई हत्या बताया और ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर आरोप लगाया कि फिलिस्तीन को राज्य के रूप में समर्थन देकर उसने यहूदी विरोध को बढ़ावा दिया है। नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने अगस्त में ही प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को चेतावनी दी थी कि इस तरह की नीतियां यहूदियों के खिलाफ हिंसा को हवा देंगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब गाजा युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी संस्थानों पर हमले बढ़े हैं। अब चलते हैं लैटिन अमेरिका की ओर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश की रक्षा नीति में बड़े बदलाव की घोषणा की है। एल्बा टीसीपी के 25वें शिखर सम्मेलन में बोलते हुए मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला अब अपने रक्षा तंत्र को ऐतिहासिक प्रतिरोध और आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप ढाल रहा है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। मादुरो के अनुसार अमेरिका ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा इस क्षेत्र में किया है। यूएसएस जेरेड एफ फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, F-35 फाइटर जेट्स, परमाणु पनडुब्बियां, सब कुछ तैनात किया गया है। वेनेजुएला ने इसके जवाब में 20,000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है और बड़े सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। और अंत में इतिहास का एक साया जो आज भी हिमालय में कहीं दबा हुआ है। 1965 में शीत युद्ध के चरम पर CIA ने भारत के साथ मिलकर नंदा देवी पर्वत पर एक गुप्त अभियान चलाया। मकसद था चीन के परमाणु परीक्षणों पर नजर रखना, लेकिन उस मिशन में एक प्लूटोनियम चलित परमाणु उपकरण हिमस्खलन में खो गया। आज 6 दशक बाद भी वो उपकरण नहीं मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वो उपकरण कभी क्षतिग्रस्त हुआ तो गंगा नदी के स्रोत तक प्रदूषण पहुंच सकता है, जिसका असर भारत और बांग्लादेश दोनों पर पड़ेगा। इतिहास, युद्ध, धर्म, राजनीति और परमाणु खतरे, ये सब आज की दुनिया की सच्चाई है। और यही कारण है कि आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला कदम कौन उठाएगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया उसे संभाल पाएगी।